शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आज सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों के तेवर देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मणिपुर, महंगाई और दिल्ली अध्यादेश पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। सभी पार्टियां मणिपुर के बारे में चर्चा की मांग कर रहे थे। मणिपुर के बारे में चर्चा के लिए सरकार तैयार है और जब माननीय स्पीकर और चेयरमैन डेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, तब सरकार तैयार है। और कुछ भी जो भी इश्यू है नियम और प्रक्रिया के अनुसार स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन के साथ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने मीटिंग में भी ये बताया कि हम तैयार है। जब तैयार है बोलने के बाद प्रधानमंत्री आना और ये आना, ये सब ये क्या है, सदन शायद मुझे लगता है सदन में हंगामा करने के लिए वो केवेट डाल रहे हैं। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के सत्र में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हमारी पार्टी की तरफ से पहला मांग ये है कि आज मणिपुर की जो ज्वलंत समस्या है, 2.5 महीने हो गए जल रहे हैं मणिपुर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, सदन भी खुलने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करूंगा कि 2.5 महीने तो चुप्पी साधी रहे आप लोग, अभी कम से कम सदन में आके तो बयान दे, हमें चर्चा करने का तो मौका दे। और इसलिए कल हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं, स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर की हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं। और इस सर्वदलीय बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, क्या रहता है, इस बार भी हंगामेदार ही रहेगा मॉनसून सत्र? बिल्कुल, जिस तरीके से सत्र से पहले की गहमागहमी देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि सत्र वाकई काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। सबसे पहले विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना, इंडिया नाम से प्लेटफॉर्म बनाना, उसके बाद एनडीए की तरफ से अपने संख्या बल दिखाना। मुझे लगता है दोनों पक्ष जो है अपने संख्या बल का प्रदर्शन इस मानसून सत्र के दौरान कर सकते हैं, भले ही बहाने अलग अलग क्यों ना हो। और सर्वदलीय बैठक में इसकी झलक मिल भी गई जब ये कहा गया कि मणिपुर का मामला हो, दिल्ली सरकार के अध्यादेश का मामला हो, महंगाई का मामला हो, इस पर हम सरकार से बहस कराने की मांग करेंगे। और कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री खुद इस पर आकर जवाब दे, इसकी हम मांग करेंगे। और कल संसद शुरू होने के साथ ही स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी इस मुद्दे पर। तो जाहिर तौर पर लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति यहाँ पर बना ली है। और मणिपुर पर के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा वो है दिल्ली अध्यादेश को लेकर। वहाँ पे विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी और उसके बदले में सरकार अपना भी एकजुटता यहाँ पर दिखाएगी और उसकी रणनीति का जवाब देगी। इसके लिए सर्वदलीय दल की बैठक के बाद एनडीए घटक दलों की बैठक भी आज हुई। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, वो थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, जो ये तय करते हैं कि संसद की कार्रवाई के दौरान कौन कौन से बिल लाए जाने हैं। तो वहाँ पर कुल 31 बिल की लिस्ट जारी की गई है, जो सरकार इस सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिल है, जिसमें अध्यादेश, दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल तो है ही, इसके अलावा आपको माइनिंग से जुड़ा हुआ बिल है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, लेकिन यूनिवर्सल सिविल कोड का बिल जो है उसको अभी लिस्ट नहीं कराया गया है। और वैसे भी चूंकि लॉ कमीशन ने अब 28 तारीख तक तारीख बढ़ा दी है लोगों की राय जानने के लिए, तो शायद इस सत्र में आए इसकी संभावना भी कम दिख रही है। लेकिन इस मुद्दे पर भी हो सकता है कि सत्र के दौरान गहमागहमी आपको देखने को मिले। तो जो पिछले 2 सत्र से हंगामे के भेंट सत्र चल रहा था, इस बार लगता है वो हंगामा और ज्यादा रहेगा और काफी ज्यादा गहमागहमी इस सत्र में रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो संसद का सत्र शुरू होगा और हम हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते खबरों में आगे। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी की अटकलों को खुद नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। नीतीश ने कहा है कि सब लोग एकजुट हैं और उनकी नाराजगी की बेबुनियाद बातें की जा रही हैं। कल तो अनेक पार्टियों की मीटिंग थी, तो वहां का मीटिंग होकर चल दिए। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर, देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं।
मंगलवार को दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में 39 दलों ने 13 प्रस्ताव पास किए हैं। कल जो बैठक हुई थी इसमें सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया। उनके नेतृत्व में एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का संकल्प भी लिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए में एन का मतलब न्यू इंडिया है, डी का मतलब डेवलप्ड नेशन और ए का मतलब है एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। बहुजन समाज पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि वो ना तो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेगी यानी इंडिया का, और न ही एनडीए का हिस्सा बनेंगे। अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए में परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। एनडीए बनाम इंडिया की जंग में कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखिए आवाज अड्डा में इसी पर एक बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की, जो लगातार नए शिखर पर चढ़ रहा है। आज वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में जोरदार जोश दिखा। रिलायंस और बैंकिंग सेक्टर के बल पर बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप सभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 302 अंक चढ़कर 67,097 पर बंद हुआ। निफ्टी 64 अंक चढ़कर 19,833 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, पीएससी, एनर्जी शेयरों में रही। आईटी, ऑटो शेयरों पर लेकिन आज दबाव देखने को मिला। और बाजार की तेजी में आज सबसे बड़ा हीरो रहा रिलायंस, जो अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। सुमित से समझते हैं इसका पूरा विश्लेषण। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक एक बार फिर से अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और निवेशकों के लिए एक लगातार वेल्थ क्रिएशन जर्नी इस कंपनी की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले नए शिखर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक और देश की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, करीब 19.5 लाख करोड़ ये कंपनी की मार्केट कैप है और बढ़िया तेजी के साथ कंपनी ने ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया भी है। किस तरह की तेजी है, तेजी के पीछे के ट्रिगर है वो आपकी स्क्रीन पर, जहां पर नए कारोबार का डीमर्जर, कंपनी के एनर्जी वर्टिकल को लेकर कहीं ज्यादा कामकाज, रिटेल, टेलीकॉम के ऊपर कंपनी का काफी फोकस और एक अच्छे नंबर्स भी विद टाइम कंपनी ने पोस्ट किए। रीसेंट रन अप से पहले इसमें एक अच्छा वैल्यूएशन भी था और कंपनी के जो सभी बिजनेस है वो एक अच्छी ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। तो इस तरह के ट्रिगर्स को मार्केट ने भुनाया और उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर, बीते 10 साल में कंपनी की बिक्री में करीब 8% की एक एनुअल ग्रोथ देखने को मिली। 13% के आसपास की एनुअल ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में रही। स्टॉक में करीब 20% के आसपास की एक एनुअल ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, अगर आईपीओ से लेकर अब तक देखेंगे तो 32% की सीएजीआर के साथ स्टॉक ने एक अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है। कुछ और माइलस्टोन में 2017 में रिलायंस की इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप ने 5 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ था। 2019 में करीब 10 लाख करोड़ का आंकड़ा, 2020 तक आते आते 15 लाख करोड़ का आंकड़ा और 2023 में 19.5 लाख करोड़ का ये बड़ा माइलस्टोन कंपनी अचीव करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स की अगर बात की जाए तो 2015, 16, 17, 18 और 19 ये कुछ साल जबकि कंपनी के स्टॉक प्राइस के रिटर्न है
और आप मोर लेस सब में ही कंपनी के स्टॉक को एक पॉजिटिव रिटर्न आते हुए देखेंगे। इसके अलावा 2020, 21, 22, 23 भी कंपनी ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कि बीते 8 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार हर साल पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ ही दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छे रिटर्न्स इतने बड़े साइज के साथ कंपनी ने डिलीवर भी किए। क्यों इंपॉर्टेंट है रिलायंस देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए? देश की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के तौर पे निफ्टी 50 की कुल मार्केट कैप का 12% हिस्सा अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज से आता है। इतना ही नहीं, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, जिसकी मार्केट कैप 12.5 लाख करोड़ है, उससे भी 50% ज्यादा कंपनी की मार्केट कैप 19.5 लाख करोड़ के आसपास। निफ्टी की 19 कंपनियों से ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से दुगनी बड़ी कंपनी की मार्केट कैप है, रियल्टी इंडेक्स से 5 गुनी बड़ी कंपनी की मार्केट कैप है। तो इस तरह का साइज रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये तो बात हुई मार्केट की। अर्थव्यवस्था के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देश में सबसे ज्यादा कस्टम और एक्साइज ड्यूटी देने वाली कंपनी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाना जाता है। देश में मोबाइल क्रांति का भी ये सूत्रधार है। करीब 44 करोड़ कस्टमर कंपनी के जियो के तौर पे आपने ग्राहक के तौर पे देखे होंगे। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2022 में 2.54 लाख करोड़ का महज एक्सपोर्ट किया, 1.88 लाख करीब 1.9 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स भुगतान किया, 3.5 लाख कर्मचारी कंपनी के साथ कामकाज करते हैं और रफली 1200 करोड़ रुपए के आसपास का सीएसआर सिर्फ 2022 के दौरान कंपनी के आंकड़ों में उन्होंने पेश भी किया। तो इस तरह का बड़ा स्टेचर, बड़े नंबर्स के साथ एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी ने अचीव भी किया। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़, ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और ये इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के अंदर आते हैं, जिसका बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ा दांव खेला है। ब्रिटेन में गीगा फैक्ट्री लगाने का फैसला किया है। डिटेल बता रहे हैं यतिन मोता। यूके की ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसी है बीबीसी, उनके हवाले से एक खबर आ रही है कि जो फाइनलाइजेशन था ट्रांजैक्शन का वो हो चुका है टाटा ग्रुप के बैटरी प्लांट की। अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट है जो टाटा ग्रुप लगाने वाला है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पूरी बैटरी की चेन बनाने वाले हैं और काफ़ी सारे ऑटो एंसिलरीज के आसपास मूव होंगे, ये फाइनलाइज हो गई है सोमरसेट में और एक प्लांट फाइनल हो गया है स्पेन में। ऑब्वियसली कुल मिला के जो इन्वेस्टमेंट आउटले है वो करीब $4 बिलियन का है और न्यूज़ रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो इसमें टाटा ग्रुप लगभग $600 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश टाटा ग्रुप की तरफ से होगा। बैलेंस जो है वो ये देखना होगा किस हिसाब से ये पूरा ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि सरकार की यहाँ सब्सिडी भी लगने वाली है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो कैश ग्रांट, एनर्जी सब्सिडी और ट्रेनिंग एंड रिसर्च के जो बेसिक चीजें हैं वो मुहैया कराएगी। तो बहुत ही लुक्रेटिव ट्रांजैक्शन ये माना जा रहा है पूरे के पूरी बैटरी प्लांट में। ऑब्वियसली जैसे कॉस्ट कम होगी बैटरीज बनाने की तो इसका फायदा टाटा मोटर्स को होगा, क्योंकि सारा जो ये प्रोडक्शन है वो जैगवार और रेंज रोवर की मॉडल्स में यूज होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी की पूरी अनाउंसमेंट जो मच अवेटेड थी वो फाइनली आ गई है और टाटा मोटर्स को क्लियरली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। करंटली टाटा मोटर्स का बहुत छोटा पोर्टफोलियो है जहां तक कि JLR की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सवाल है। इंडिया में तो वो टाटा मोटर्स डायरेक्टली स्टैंड अलोन ऑपरेशंस में बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन करता है, लेकिन लग्जरी कार मार्केट में टेस्ला से सीधा अगर भिड़न करनी हो तो जो स्केल और कॉस्ट की बेनिफिट चाहिए वो शायद अब मुमकिन हो पाएगा JLR के लिए भी। इधर देश में टमाटर से लेकर दालों की कीमतों में अगस्त से गिरावट आने की उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जून जुलाई में हर साल दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही सब्जियों से लेकर दालों तक की कीमत कम होगी। तो बीच में टोमेटो की प्राइसेस अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी और जैसा आपने सही फरमाया, वेदर डिस्टर्बेंसेस और एक व्हाइट फ्लाई डिजीज थी कर्नाटका के कुछ एरियाज में, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ था। अभी जो सप्लाईज एक्सपेक्टेड हैं एमपी और सम प्लेसेस इन महाराष्ट्र एंड अदर प्लेसेस, और प्राइसेस विल सर्टेनली कूल डाउन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ अगस्त। और ये सब 300 का स्पेकुलेशन एकदम गलत है एंड यू कैन टेक माय वर्ड फॉर इट। तुअर जो दाल है उसका जितना हमारा कंजम्पशन है कंट्री में उससे प्रोडक्शन कम होता है, तो हमारी ईयर आफ्टर ईयर इंपोर्ट की डिपेंडेंस है। और इंपोर्ट के हमारे 2 जियोग्राफीज हैं, एक तो म्यांमार से आता है और एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आता है।
जब हमारा प्रोडक्शन कम होता है, हमारा कंजम्पशन अबाउट 44-45 लाख टन के आसपास है देश में, और जब पॉवर्टी लेवल्स नीचे गए तो ये कंजम्पशन बढ़ेगा ही, बिकॉज पीपल प्रेफर मोर प्रोटीन बेस्ड फूड देन द नॉर्मल फूड. सो इस साल चूंकि तुअर का प्रोडक्शन कम हुआ बिकॉज ऑफ वेदर इश्यूज एंड अदर इश्यूज फेस्ड बाय फार्मर्स, तो हमारी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ी है, उस वजह से प्राइसेस ज्यादा है. बट आई वांट टू अश्योर द व्यूअर्स थ्रू यू दैट अफ्रीका की जो क्रॉप्स हैं दे विल स्टार्ट अराइविंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी. वो प्रॉब्ली विल बी हायर देन लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्राइसेस. सो फार्मर विल बी मोर टेम्प्टेड टू सो तुअर देन अदर क्रॉप्स. और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ. आपका स्वागत है आवाज समाचार में. अभी तक दुनिया में सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के नाम रहा है, लेकिन अब गुजरात के सूरत में बनकर तैयार डायमंड एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई है. नवंबर में इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं. इस बिल्डिंग में 65,000 से अधिक हीरा प्रोफेशनल्स काम कर सकेंगे. इसे वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है. इस बिल्डिंग को सूरत डायमंड बोर्ड्स नाम दिया गया है. विदेशों में भारतीयों की बदलती छवि पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि भारतीय युवा आज इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम के यूएस दौरे पर दिखी भारत के बढ़ते आत्मविश्वास की पहली झलक. So I think India is just at the right place and at the right time, and there's so much on Indian culture that is interesting people around the globe. I just think that the confidence in India at this moment is so high, and it's wonderful to see this happening. उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हो गया है. नमामि गंगे के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास करंट फैल गया. करंट लगने से 17 लोगों की मौत हो गई. इसमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 होमगार्ड्स भी शामिल हैं. घायलों का इलाज ऋषिकेश के एम्स में कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हादसे पर दुख जताया है. मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं. पूरे देश में जगह जगह भारी बारिश हो रही है. आने वाले 6 दिनों तक राहत के आसार भी नहीं है. जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बुधवार को बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 8 लोगों की जान चली गई. राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है. 45 साल में पहली बार आगरा में ताजमहल की दीवार तक यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पालघर के लिए रेड अलर्ट और ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आने वाले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. एक तरफ जहां भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के ज्यादातर देश हीट वेव की चपेट में है. WMO के मुताबिक इटली में हालात सबसे ज्यादा खराब है. यहाँ के कुछ इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं फ्रांस, स्पेन, पोलैंड और ग्रीस सहित दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में भी हालात खराब हैं. यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके चलते यूरोप घूमने वाले पर्यटकों की संख्या भी कम हो गई है. वहीं इटालियन मौसम विज्ञान सोसाइटी का अनुमान है कि हीट वेव लगभग 2 हफ्ते तक जारी रहेगा. दिवाली और छठ में अभी करीब 4 महीने बाकी हैं, लेकिन बिहार की ट्रेनों की सारी टिकटें अभी से बुक हो चुकी हैं. ऐसे में आप कैसे कंफर्म टिकट पा सकते हैं और त्योहारी सीजन में ट्रेन के विकल्प क्या हो सकते हैं, जानने के लिए देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट. दिवाली या छठ के मौके पर ट्रेन की कंफर्म टिकट लॉटरी लगने से कम नहीं है. 12 नवंबर को दिवाली है और 10 नवंबर की अधिकांश ट्रेनें फुल हैं. 20 नवंबर को छठ है. बिहार की ट्रेनें रिजर्वेशन खुलते ही 5 मिनट में फुल हो जाती हैं. ऐसे में कंफर्म टिकट कैसे मिलेगी? IRCTC की साइट या ऐप पर यात्रियों की डिटेल पहले से भर कर रखें. पेमेंट के लिए IRCTC के ई-वॉलेट में पैसे पहले से ही जमा रखें. कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड डिटेल भर कर रखें. वेरीफाइड थर्ड पार्टी ऐप पर भीड़
कम रहती है। IRCTC पर ट्रैफिक ज्यादा रहती है। ये टिप्स जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चंद सेकंड की देरी होते ही आपको मिलेगी ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट। हालांकि ट्रेन के अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास जो कि है फ्लाइट का, लेकिन आपको फ्लाइट की टिकट के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे क्योंकि अभी से ही फेस्टिव सीजन के दौरान फ्लाइट की टिकटें 4 गुना तक महंगी हो चुकी हैं। दिल्ली से पटना का किराया आमतौर पर 4 से 5 हजार के बीच रहता है, लेकिन 11 से 17 नवंबर के बीच का किराया 10,000 हो चुका है। इसी तरह अभी मुंबई से पटना का किराया करीब 6,000 है, लेकिन दिवाली और छठ के आसपास 18,000 तक पहुंच चुका है। रही बात ट्रेन और फ्लाइट के विकल्प की, तो आजकल इन लंबे रूट्स पर रेड बस समेत कई दूसरी एयर कंडीशन और स्लीपर बसेस चलती हैं, जिसमें आप पहले टिकट बुक कर सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। प्रीमियम टेलीविजन सेगमेंट के लीडिंग ब्रांड वीयू ने आज वीयू मास्टरपीस 98 इंच और 85 इंच QLED टीवीज लॉन्च किए। इस लग्जरी मास्टरपीस को प्रोजेक्टर बेस्ड होम थिएटर के ऑल्टरनेट के तौर पर कंपनी ने पेश किया है। वीयू मास्टरपीस QLED टीवी के दोनों वेरिएंट अल्ट्रा HD QLED स्क्रीन के साथ आते हैं और इसमें एक एंटी ग्लेयर स्क्रीन भी है। ब्राइटनेस रेटिंग 1000 निट्स और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें फुल एरे लोकल डिमिंग है, साथ ही HDR10+ और डॉल्बी विजन हाई डायनेमिक रेंज फॉर्मेट के लिए भी सपोर्ट है। वीयू मास्टरपीस 98 इंच की कीमत 6 लाख और 85 इंच की कीमत 3 लाख है। इसे वीयू के स्टोर्स के साथ अमेज़न से भी खरीदा जा सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।